नमस्ते। हरियाणा में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हो गया और नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फिर से शपथ ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन असली खेल बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलने का नहीं है। असली खेल हरियाणा में हुआ है जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के साथ। दुष्यंत चौटाला जो अपनी जननायक जनता पार्टी बनाकर पिछले हरियाणा चुनाव में अकेले चुनाव लड़े थे और उन्होंने 10 विधायक अपने जिता लिए। वो अपने चाचा से अलग हुए थे, इंडियन नेशनल लोक दल इनेलो से, और इनेलो का एक विधायक हुआ और जेजेपी के 10 विधायक जीत गए। और उस समय जब वो समाजवादी विरासत, किसान आंदोलन, पिछड़ी जाति से आने के बावजूद, जनता परिवार के होने के बावजूद दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ जाना चुन लिया था। एवज में परिवार के कई लोगों को जेल से बचाना, मुकदमे से बचाना, उप मुख्यमंत्री और मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण पदों का पाना, पैसे मिलने का स्रोत बन जाना, ताकत मिल जाना, पार्टी मजबूत कर लेना, सत्ता का सुख भोग लेना, इसको चुनते हुए दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी का साथ दिया। बीजेपी ने अब ऐसे उन्हें निकाल कर फेंका है कि अब वो किसी घाट के नहीं रहे। 10 में से 5 विधायक बीजेपी के खेमे में बताए जा रहे हैं और माना यह जा रहा था कि बीजेपी को यह बात समझ में आई कि लोकसभा की सीटें मांगने वाली जेजेपी, अब उसकी कोई जरूरत बीजेपी को नहीं है। हरियाणा की 46 बहुमत की सीटों के बीच 41 सीटें पाकर बीजेपी जब सत्ता से दूर थी और उस समय जेजेपी जिसकी तरफ जाती उसकी सरकार बनती, जेजेपी ने यह निर्णय लिया कि वो कांग्रेस की बजाय बीजेपी का साथ देगी और बीजेपी ने उनका साथ लिया, सम्मान दिया, पद दिया, जेल मुकदमे से सुरक्षा दी, पैसा मिला और अब ऐसी जगह पर छोड़ा है कि जेजेपी का अब कुछ भी पता नहीं आगे क्या होने वाला है। यह है बीजेपी का चरित्र और आज हम इसकी बात करते हुए यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा से शुरू हुआ यह गेम अगर यूपी बिहार तक फैला तो कितने नेता ऐसे हैं जिनका अब जेजेपी होना तय है और क्यों इसके पीछे का खेल बदल रहा है। इस पूरी वीडियो में, इस पूरी बातचीत में हम यह समझने की कोशिश करेंगे। तो जेजेपी को सत्ता से बाहर करके बीजेपी ने फिर से निर्दलीय विधायकों और जेजेपी के विधायकों को तोड़ करके नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलवा दी है। बहुमत साबित हो रहा है और बीजेपी बड़ी आसानी से बहुमत साबित कर लेगी। बीजेपी ने उसी हरियाणा में एंटी जाट राजनीति खड़ी की और याद रखिए, मैंने यूपी और बिहार से जोड़ने की बात की है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट लेकर आया हूं। फिर से इस खेल को समझिए। हरियाणा में जब बीजेपी को अपनी जमीन पसारनी थी तो उसने एंटी जाट राजनीति को बल दिया। 36 बिरादरी का आपने शब्द सुना होगा। उनमें से एक बिरादरी जिसकी तादाद हरियाणा में तकरीबन 25 से 26% बताई जा रही है, यानी हरियाणा की सबसे ताकतवर कम्युनिटी, और उसको खिलाफ में खड़ा कर दिया, दुश्मन बनाकर। क्यों? क्योंकि हरियाणा की राजनीति पे अच्छी पकड़ रखने वाले, किसान आंदोलन की जमीन तैयार करने वाले, समाजवादी पृष्ठभूमि पर चलकर एक नए किस्म की राजनीति जो जनता परिवार की चली आ रही थी, जो समाजवादी परिवार की चली आ रही थी, जिसमें ताऊ देवीलाल थे, ओम प्रकाश चौटाला थे, उस राजनीति में किसान कमेरा की राजनीति चौधरी छोटू राम की, उस राजनीतिक परिवार से हरियाणा की राजनीति तय हो रही थी। और उस परिवार में जब बीजेपी ने एंट्री मारी तो समाजवादी परिवार के सबसे प्रमुख लड़ाके को दुश्मन बनाकर पेश कर दिया और बाकी बिरादरियों को झूठ बोलकर दूसरी जाति जाट के खिलाफ भड़काकर गुलबंद किया, सत्ता में पहुंचे और फिर सत्ता पर काबिज हुआ। इसीलिए अब ये जोड़ रहा हूं यूपी और बिहार से। उत्तर प्रदेश और बिहार में आपको भी पता है कि जो काम हरियाणा में जाटों के साथ हुआ वही काम उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों के साथ और जाटवों के साथ हो रहा है।
और इस राजनीति को थोड़ा और समझेंगे। पहले पहले यह समझने की कोशिश करिए कि हरियाणा में हुआ क्या। परिवार के कई लोग जेल में थे, बीजेपी को सरकार बनानी थी, तो गैर जाटों को एकजुट करके हरियाणा में बीजेपी ने पूरी तरह से अपना पांव पसार लिया। लेकिन फिर भी जब सीटें कम रहीं तो जेजेपी को साथ लिया, उप मुख्यमंत्री का पद दिया, कई मंत्री दिए, सब कुछ देने के बाद उन्होंने दुष्यंत कुमार को इतना पावर दी। बड़ी किरकिरी हुई थी दुष्यंत चौटाला की, और माना यह जा रहा था कि समाजवादी आंदोलन के निकले हुए नेता, उन्होंने खुद को इतना कम दाम पर बेच दिया। लेकिन उन्हें यह लगा कि वो ठीक कर रहे हैं। बीच में किसान आंदोलन आया, उनके अपने समुदाय के लोग नाराज हुए, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। किसान आंदोलन के सामने बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के चिंतित हुए कि अब तो कम से कम अंतरात्मा आपकी जागे। दुष्यंत चौटाला ने अपने अंतरात्मा को सोने दिया, हर बुरे वक्त में बीजेपी का साथ दिया, और बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला का साथ दिया। और जैसे ही इन्हें लगा बीजेपी को कि अब दुष्यंत चौटाला की जरूरत नहीं, सोखता समझते हैं, सोखता जहां जाता है पानी सोखता है, तो इस सोखता बन गई ओबीसी और दलितों की पार्टियां, अपने समाज में गई, वोट सोख के लाई, बीजेपी के यहां छोड़ दी। तो बीजेपी जब पूरा निचोड़ लेती है तो फिर सोखते को फेंक देती है कि जाओ अपने समाज में। और दुष्यंत चौटाला अब कहीं के नहीं बचे, क्योंकि 10 में से 5 विधायक उनकी बुलाई बैठक में गए ही नहीं, सब बीजेपी के साथ चले गए। अब यूपी और बिहार में आइए, जैसे ही दुष्यंत चौटाला की ये हाल देखे होंगे, सबसे पहला कलेजे पर पत्थर किसे महसूस हुआ होगा? थोड़ा गेस करके आप भी बताइए। मैं बताऊं, पहला नाम आएगा उसमें जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह के पोते, चौधरी अजीत सिंह के पुत्र, समाजवादी आंदोलन और किसानों की राजनीति के बड़े चेहरे, बीजेपी और जनसंघ के खिलाफ काम करने वाले चौधरी चरण सिंह। जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो आरएसएस और जनसंघ ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोका कि ये आदमी हमारी हिंदूवादी राजनीति के सामने चुनौती है। उस चौधरी चरण सिंह के पोते, उस चौधरी चरण सिंह के पोते जिन्होंने कहा कि देश की तरक्की का रास्ता खेतों खलियानों से होकर गुजरता है। मेरे लोगों, जब तक के टेलीविजन चैनल वाले मेरे शिकायत करें, मेरे खिलाफ खबरें दिखाएं, तब तक समझना कि मैं तुम्हारा हूं, और अगर ये मीडिया वाले मेरी तारीफ करने लगे तो समझ लेना कि मैं बिक गया। उस चौधरी चरण सिंह का अक्स जयंत चौधरी को नरेंद्र मोदी में दिखाई देने लगा, और दिल और दल दोनों हार गए। जैसे ही दुष्यंत चौटाला का पूरा एपिसोड जयंत चौधरी के सामने से नजर होकर गुजरा होगा, क्या गुजरी होगी जयंत चौधरी पर? क्या जयंत चौधरी ये बात भूल चुके होंगे कि उनके 0 विधायक और 0 सांसद हुआ करते थे? जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़े, उन्होंने 9 विधायक जिताए, फिर भी वो राज्यसभा में नहीं जा सकते थे। समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोग से अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजा। एहसान भूल गए वो? 2 मंत्री, 1 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्यसभा की सीट, 2 लोकसभा के टिकट और थोड़ा सा पैकेज, इन सब में वो चले गए बीजेपी के साथ। ऐन मौके पर गठबंधन तोड़ा, जिस समय बीजेपी की तरफ से यह बात खुल करके सामने आ रही है कि 400 चाहिए हमें सीटें ताकि देश का संविधान बदल करके इसे हिंदू राष्ट्र बना सकें। ऐसे बुरे वक्त में बीजेपी के साथ जाना चुना जयंत चौधरी ने। तो दुष्यंत चौटाला के इस एपिसोड का सबसे पहला असर अगर किसी पर होगा तो जयंत चौधरी पर होगा कि आपको जब निचोड़ कर छोड़ा जाएगा तो क्या कुछ बचेगा। फिर नंबर आएगा इसमें ओम प्रकाश राजभर का, और उत्तर प्रदेश से संजय निषाद का, अनुप्रिया पटेल का। क्योंकि इन जातियों के वोट, जिन जातियों की नुमाइंदगी ये राजनीतिक दल करते हैं, बीजेपी अब इन नेताओं को बाईपास करके सीधे उस कम्युनिटी से अपना रिश्ता बनाएगी, जो हरियाणा में उसने किया।
जो पश्चिमी यूपी में जाटों के साथ वो कर चुकी है, जो धीरे धीरे वो पटेलों के साथ करके अनुप्रिया पटेल को अप्रासंगिक बनाएगी, राजभर से सीधे लिंक करके राजभर को अप्रासंगिक बनाएगी, निषादों को सीधे कैप्चर करेगी, तो इन नेताओं को फिर ऐसा छोड़ेगी कि या तो वो चुपचाप दरबारी बने रहें, सत्ता सुख भोगते रहें, नेता न बने, हक न मांगे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला घटना नहीं संकेत है। और इसलिए इस बात को पुख्ता तरीके से कहने की और उठाने की जो जरूरत उत्तर भारत की राजनीति में है वो यहां से है। थोड़ा और आगे बढ़िए और उत्तर प्रदेश से होते हुए आप चले जाइए बिहार। सबसे मजेदार अगर किस्सा किसी का है इस पूरे केस में तो लोक जनशक्ति पार्टी का है। रामविलास पासवान जी, मरहूम रामविलास पासवान जी एक समाजवादी आंदोलन की पैदाइश, अंबेडकरवाद और समाजवाद की बुनियाद से निकला एक जमीनी नेता, कमाल का नेता, अद्भुत लोकप्रियता, शानदार काम किया, लेकिन अपने जीवन के उत्तर काल में एनडीए और यूपीए दोनों में शामिल होने के चक्कर में अंततः एनडीए के होकर रह गए। सब कुछ न्यौछावर कर दिया जिस बीजेपी पर, उसी बीजेपी ने उनके गुजरने के बाद उनके बेटे का साजो सामान सड़क के किनारे फेंकवा दिया था। ये तो चलो छोटा अपमान है। रामविलास पासवान की पार्टी दो टुकड़े में बट गई, जिसमें बेटा चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस दोनों आपस में बट गए। बीजेपी ने भाई पशुपति पारस को मंत्री बनाया और चिराग पासवान को हनुमान बनाकर बिहार भेज दिया कि तुम दलित हो, जाओ एक ओबीसी नेता वहां पर है नीतीश कुमार, वो भी हमारा ही आदमी है, लेकिन उसकी पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारे हनुमान बनकर जाओ, उस सीट पर चुनाव लड़ो जहां नीतीश कुमार की पार्टी लड़ रही है। और उन्होंने वो काम किया और दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा अभी उसमें और रस बचा है कि थोड़ी देर और इस्तेमाल होंगे। अगला नाम उसी बिहार से है जीतन राम मांझी का। उनको एक रोटी नहीं चाहिए होती है, दो रोटी मिलती है तो चले जाते हैं। कितने दिन ऐसे रोटी मिलेगी और उस रोटी का क्या मतलब होगा जो स्वाभिमान को खत्म करके मिलेगी। इसलिए दुष्यंत चौटाला वाला हरियाणा का चैप्टर यूपी और बिहार के नेताओं पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अगर दुष्यंत चौटाला के हश्र को देखने के बावजूद इन दलों को लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मानिए कि वो इंतजार कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला हश्र होने का, क्योंकि जेल से अपने परिवार के लोगों को तो दुष्यंत चौटाला भी बचा ले गए, केस मुकदमे से दुष्यंत चौटाला भी बच गए थे, डिप्टी सीएम से लेकर के मिनिस्टर तक के पद की मलाई भी दुष्यंत चौटाला ने खूब खाई। अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करने का मौका सत्ता में रहकर उन्होंने भी खूब उठाया, लेकिन जब दुष्यंत चौटाला को बीजेपी ने निकाल कर मक्खी की तरह फेंका तो दुष्यंत चौटाला अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही दुष्यंत चौटाला अपने विधायकों की बैठक बुला करके आधे से ज्यादा विधायक को नजरअंदाज पाते हैं। जिस बीजेपी का उन्होंने साथ दिया उस बीजेपी ने उन्हीं को लील लिया, और इसलिए इस बात की गूंज, इस बात का असर आज नहीं तो कल यूपी होते हुए बिहार भी जाएगा। और इसलिए जाएगा क्योंकि दुष्यंत चौटाला भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, यूपी के ये सारे के सारे नेता ओबीसी कम्युनिटी के हैं। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, तमाम लोग दलित कम्युनिटी से हैं। इन सब को बीजेपी कैसे इस्तेमाल करके छोड़ेगी या कमजोर कर देगी, आज कम से कम दुष्यंत चौटाला उसके एक लिटमस टेस्ट बनकर सामने खड़े हैं। और इसलिए बीजेपी के खेल को समझिए कि एक दलित या ओबीसी नेता को बीजेपी क्या करके छोड़ती है। पार्टी की पार्टी लील गई बीजेपी, नेता का बना बनाया करियर खत्म कर दिया, या तो डर या लालच से, या तो इस पूरे पेज से। अब इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा
कि ये तो दुष्यंत चौटाला से तुलना हुई। अगर तुलना करें हम मनोहर लाल खट्टर की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री का जिक्र आना लाजमी है। जिस मनोहर लाल खट्टर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम तो इतने पुराने लंबे समय से मित्र हैं, एक ही दरी पर साथ सोते थे, एक ही साथ संघर्ष किया, एक ही साथ सब कुछ किया, उस मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर दूसरे नवाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी ने 1 मिनट का भी समय नहीं लिया। तो वह अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ क्या रवैया करेगी, जिस योगी आदित्यनाथ के साथ मोदी और शाह की जोड़ी का रिश्ता कोई बहुत ठीक नहीं है। आज तक परमानेंट डीजीपी, आज तक परमानेंट चीफ सेक्रेटरी, आज तक परमानेंट बड़े बड़े अधिकारी आज तक नहीं बने हैं यूपी में, क्योंकि दिल्ली से जो नाम जाता है वो लखनऊ को नहीं पसंद आता है, लखनऊ जो चाहती है वो दिल्ली नहीं करने देना चाहती है, क्योंकि ताकतवर कौन है, असली लड़ाई इसकी है। और इसीलिए दिल्ली ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार करो, XYZ सबको मंत्रिमंडल में शामिल करो। लखनऊ ने कहा इतनी जल्दी काहे है, ऐसे समय मंत्री बनाएंगे कि फाइल नहीं देख पाएंगे। खेल दोनों के बीच चल रहा है। तो मनोहर लाल खट्टर क्या लखनऊ तक पहुंचेंगे? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जब बदला गया तब तो चुनाव था, मनोहर लाल खट्टर को जब कुर्सी से हटाया गया तब तो कोई चुनाव नहीं था। इसलिए यह बात दीगर है कि क्या हरियाणा की तरह आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में भी खेल होने का चांस बन रहा है क्या? और उससे ज्यादा चांस बन रहा है बिहार की राजनीति का। बिहार में तो चचा पलटू राम, जिसको खुद बीजेपी कहती थी, चचा अभी बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन बीजेपी चाहती कितने दिन आपका बोझा हम सर पर रखकर ढोएंगे। इसलिए उचित मौका देख करके जब पार्टी को अंदर से कमजोर कर लिया जाएगा, जब नेता को कमजोर कर लिया जाएगा, तो उचित मौका देख करके लखनऊ और पटना में भी मनोहर लाल खट्टर किया जाएगा। आपका क्या मानना है? आपको लगता है ऐसा? और लगता है तो जरा सोचकर बताइए कि उत्तर भारत की दलितों और पिछड़ों की राजनीति का बीजेपी इतना बेजा इस्तेमाल कैसे करने में कामयाब हो जा रही है, इसका आपका विश्लेषण क्या है? अगली किसी वीडियो में मैं अपना और भी विश्लेषण बताऊंगा। फिलहाल समझदार को इशारा काफी कि बीजेपी कैसे राजनीति करती है और कैसे वो अपना बना लेती है, और जब छोड़ती है तो कहीं का नहीं छोड़ती है। ये बात कितनी जल्दी यूपी बिहार के दलित पिछड़े नेताओं को समझ में आती है, देखना दिलचस्प होगा। और नहीं समझ में आएगी तो जेजेपी के दुष्यंत चौटाला उन्हें सपने में आएंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये बातचीत जरूरी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक एक सूचना पहुंच जाए, ताकि हम सब आपस में बात विचार करते हुए अपने समय, अपने परिवेश, अपनी परिस्थिति, अपनी राजनीति को बेहतर ढंग से समझकर उसका विश्लेषण कर सकें, ताकि आने वाले समय को भी पढ़ा और समझा जा सके। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।